सही। फर्स्ट वेरिएंट है अक्टूबर नवंबर 21 का, पेपर 2। और आपके पास इसमें पहला क्वेश्चन आप देखो। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये है कि बेंच का आपके पास वेट गिवन है 2000 न्यूटन, और उसकी दोनों साइड्स जो सपोर्ट्स कर रही है वहां पर, उसमें से हमारे पास उसका एरिया गिवन है। और वो कांटेक्ट में ग्राउंड के साथ आपने कैलकुलेट करना है उसका प्रेशर। तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, प्रेशर का हमें तो जनरल फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो अब हम देखते हैं कि फोर्स डिवाइड बाय एरिया हमारे पास किस तरह से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास क्वांटिटीज में एरिया तो गिवन है, ठीक है, और फोर्स की वैल्यू भी हमारे पास वेट के फॉर्म में गिवन है, तो हम उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आंसर आपके पास इस तरह से आएगा। ये वैल्यू हो गई एरिया की, और ये वाली वैल्यू हम यूज करेंगे फोर्स की जगह पर। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन वाला पार्ट जहाँ पे अगर ज्यादा डिटेल होगा तो उसको मैं वहाँ स्किप कर दूंगा, वो कैलकुलेशन फिर आप अपने एंड पर चेक कर लेना, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट इतना टिपिकल नहीं है, तो हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा वहाँ पर। अच्छा, एक चीज का बस ख्याल रखना है यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है, मतलब जो इन्होंने पूछा तो सिंपल प्रेशर ही है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ट्रिक ऐड करते हैं। अच्छा, फोर्स तो हमारे पास सिंपल आ जाएगी, फोर्स हमारे पास सिंपल गिवन है, तो फोर्स तो हम वो सिंपल यूज कर लेंगे। ओके है 2000। लेकिन एरिया में आपको, अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो तो इस स्टेटमेंट में लिखा है ईच ऑफ टू सपोर्ट्स हैज एन एरिया ऑफ 0.040। तो ये आपको एरिया बता रहा है एक सपोर्ट का। तो एक सपोर्ट का एरिया 0.040 है, और यहाँ पर हमारे पास जो बेंच है वो दोनों अपने लेग्स पर जो है वो सपोर्टिव है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस एरिया को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, ताकि हमें कंबाइन एरिया मिल जाए, क्योंकि हमें इसका भी एरिया चाहिए, ये भी ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में। तो दो जगह से कांटेक्ट हो रहा है, जिस तरह हमारा दो पाँव पैरों का कांटेक्ट ग्राउंड के साथ होता है जब, तो हमारा टोटल एरिया वो होगा, मल्टीप्लाई बाय प्रेशर करेंगे इसे। सॉरी, हाँ, तो इस तरह से आपके पास जो एरिया होगा उसे हम 2 × 0.04 कर रहे हैं। तो बस इसमें ये एक छोटी सी ट्रिक है, बाकी और कोई इतना मुश्किल इसमें नहीं था। आप सिंपल वही फोर्स पर यूनिट एरिया के कॉन्सेप्ट पर चलोगे, बस उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना। अदरवाइज आंसर में जो है वो मिस्टेक आएगी, क्योंकि वो एक साइड का प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा, दोनों का नहीं। हालांकि हमारे पास जो सपोर्ट है वो दोनों की है, तो दोनों को करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो इसका आंसर कुछ राउंड फिगर आपके पास 25,000 पास्कल्स होगा। कैलकुलेशन एक बार अपने एंड पर भी आप चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट बी ये है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बेंच इज 1.1 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच एंड 0.24 फ्रॉम द फ्रंट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपके पास डायमेंशन उसने खुद आपको दिए, कि अगर आप इसको कहाँ से स्टार्ट करते हो, फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से अगर थोड़ा सा डिस्टेंस पर लेकर आए इसको, क्योंकि ऊपर आपको पता है इसकी पूरी लेंथ 2.2 है, तो इसका मतलब बिल्कुल सेंटर में इसका सेंटर होगा हाफ पर, तो वो हमारे पास है 1.1। तो यहाँ पर 1.1 मीटर आपकी आगे लेंथ, ये इसका सेंटर हो गया। ये बात कर रहा है इसकी फ्रॉम द लेफ्ट, ये हॉरिजॉन्टल बेंच की। और जब आप इसकी विड्थ वाइज इसको देख रहे हो तो 0.24 फ्रॉम द फ्रंट। अब 0.48 है, वो आपके पास बेसिकली इसका जेड एक्सिस बता रहा है। तो जेड एक्सिस आप इसका यहाँ पे हाफ कर दो, तो वो 0.24 होगा। ये चीज हो गई। सजेस्ट वन रीजन वाई द सेंटर ऑफ मास इन इज इन दिस पोजिशन। अब एक आपने रीजन बताने कि आपके पास बिल्कुल इस पोजीशन पर ही आपको क्यों सेंटर ऑफ मास मिलेगा, इसका लॉजिक आपने एक्सप्लेन करना है तो बहुत सिंपल। देखो सारी मतलब
मेजरमेंट्स इक्वल हैं दोनों साइड पे, जैसे सपोर्ट जो है सब आ, इक्वल साइड पर है, दोनों का साइज भी सेम है, पोजीशन भी हमने। हाँ डिवाइड होएगी इक्वली। बिल्कुल। तो बेसिकली आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास इन सिंपल, एक सिंपल वर्ड में हम करें तो हमारी ब्रेंच जो है वो सिमेट्रिकल है बिल्कुल। ठीक है, उसकी हर पोजीशन से आपको जो है वो सेम रीडिंग मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिमेट्रिकल है, वो राइट से हम देखें उसको, हम उसके जेड एक्सिस को देखें, हम उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस को देखें, और सबसे बड़ी बात है कि बेंच आपके पास भी स्टेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वो हर तरफ से सिमेट्रिकल, उसकी सारी लेंथ जो है वो इक्वल है। तो सिंपल आपने एक रीजन यहाँ पर लिखना था, तो वो एक रीजन आपके पास ये होगा कि आपके पास वो लेफ्ट टू राइट भी सिमेट्रिकल है, और फ्रंट टू बैक या बैक टू फ्रंट भी आपके पास वो सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब ये कि आपका जो मास होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा। तो आप इसे कंप्लीट स्टेटमेंट लिख लेना कि वो सिमेट्रिकल होगा, और सिमेट्रिकल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्लस फ्रंट एंड बैक। स्टेटमेंट की फॉर्म में आप कंप्लीट लिख लेना, सिर्फ शॉर्ट की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा वो डिटेल। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास जो हमारी बेंच है वो स्टेबल है, या इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो कि वो इक्विलिब्रियम में है, यानी इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी जो है वो एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये इन सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जो मास होगा सेंटर, वो बिल्कुल आपके पास मिड में होगा, क्योंकि सारी चीजें हम सिमेट्रिकल यूज कर रहे हैं इस वजह से। एक तो ये बात हो गई इसमें कंप्लीट। नेक्स्ट, देयर इज अ फोर्स exerted vertically downward from the point P shown in figure 1.1। तो पॉइंट पी एक बार चेक कर लेते हैं, पॉइंट पी ये दे कहाँ पे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है बेंच के बिल्कुल कॉर्नर की बात हो रही है, तो इस कॉर्नर से एक आपके पास फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, इस लेफ्ट साइड को माइंड में रखना है आपने। कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी exerted वर्टिकली डाउनवर्ड एट पॉइंट पी विदाउट द बेंच रोटेटिंग अबाउट द पॉइंट क्यू। अच्छा, बेंच रोटेट नहीं होनी चाहिए, और उसको रोटेट किए बगैर आपने मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करनी है, फाइंड करनी है, जो कि डाउनवर्ड उस पर अप्लाई हो रही होगी। अब एक बार क्यू पॉइंट को भी देख लो, मतलब बेंच इस पॉइंट के अराउंड रोटेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोटेट होगी तो आपको पता है ये साइड ऊपर चली जाएगी, और इसकी रोटेशन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जिस तरह नॉर्मली होता है ना कि साइकिल या बाइक की अगर वन व्हीलिंग करते हैं, तो ये वो उसी तरह की कंडीशन है कि जहाँ सीट होगी वहां पे फोर्स अप्लाई होगी, तो ऑटोमेटिक जो बाइक या बाईसाइकिल है वो वन व्हील के लिए फ्रंट साइड उसके ऊपर आपके पास लेफ्ट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। सेम कंडीशन यहाँ पर भी डिस्कस कर रहा है वो। तो बेसिकली आपने ये बताना है कि मैक्सिमम कितनी फोर्स तक हम जा सकते हैं कि आपके पास फोर्स भी अप्लाई हो जाए। मतलब आप समझ लो एक बेंच के कॉर्नर पे आके बैठ गए, आपके पास चार अलग अलग लोग थे, सबके अलग अलग मास थे, आपने बारी बारी सबको बिठाया, 50 किलो वाले को, 100 किलो वाले को, 150, 170 वाले को भी। ठीक है, तो मैक्सिमम आपने देखा कि हाँ इस फोर्स पे बेंच रोटेट नहीं हुई, लेकिन फिर आपने इतना हैवी उस पे ऑब्जेक्ट रखा कि बेंच रोटेट हो गई। तो उस रोटेशन से पहले पहले जो आखिरी मैक्सिमम फोर्स थी वो हमें फाइंड आउट करनी है कि जिसको हमने अप्लाई किया और बेंच रोटेट भी नहीं हुई। ठीक है, अक्सर होता है हम टेबल की कॉर्नर पे बैठ जाते हैं, हमें पता है स्लिप होगा, क्योंकि एक साइड पे फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क का वहां पे इफेक्ट आता है, लेकिन फिर भी हमें इतना एक आइडिया होता है कि हम इतनी फोर्स के साथ अगर इसके साथ थोड़ी सी टेक लगा के खड़े हो जाए तो ये रोटेट नहीं करेगा। चेयर के साथ भी हम अक्सर ऐसा करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट वो आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वो मैक्सिमम फोर्स कितनी होगी कि जिसपे वो रोटेट भी ना हो और फोर्स भी अप्लाई हो रही हो। तो अब ये बताने कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है आपने यहाँ पर। अच्छा वेट, अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम मोमेंट का बात करें, अगर मोमेंट का फॉर्मूला हम यूज करना चाह रहे हैं, तो मोमेंट का फॉर्मूला तो चलो हम यूज कर लेंगे, और बाकी इसमें से रीडिंग्स आप क्या लोगे। तो फोर्स लेंगे। ठीक है, फोर्स आपने कितनी ले ली, 2000 लोगे। जी।
ठीक है, एक तो फोर्स ले लेंगे हम 2000 जो कि इस टूल की ऑलरेडी गिवन है। और सर अच्छा एरिया ले सकते हैं क्या? अब अच्छा देखो, अब एरिया हमारे लिए अभी काम का नहीं है क्योंकि वो तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम बेसिकली बात कर रहे हैं रोटेशन की। तो रोटेशन का मतलब ये है कि अगर हम सीसॉ की एग्जांपल पर जाएं तो हमें पाइवट पॉइंट वहां पर एक तो इम्पोर्टेंट मिलता है। ठीक है, पाइवट पॉइंट के साथ हमें वहां पर और क्या चीज चाहिए होती है? आप अब मोमेंट का फॉर्मूला अगर देखो तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो फोर्स तो चलो हमें मिल रही है, अब हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये मोमेंट आर्म ढूंढना है। मोमेंट आर्म ढूंढने के लिए क्या होगा कि जो हमारा सेंटर सर होगा, सेंटर से लेकर हमने जहाँ फोर्स अप्लाई होगी उसका डिस्टेंस देखना है। अब एक डिस्टेंस इन्होंने आपको बेंच के नीचे वाली साइड पर दिया है 0.25, ये वाला। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को भी यूज करना है। अब इस डिस्टेंस को जब आप यूज करोगे तो एक प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि ऊपर बेंच का डिस्टेंस जो टोटल था वो कुछ और था और नीचे आपको कुछ और मिल रहा है इस क्यू पॉइंट तक, क्योंकि हमारा मेन फोकस तो इस क्यू पॉइंट पर है कि यहाँ से रोटेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो था वो हमारा इसके सेंटर में था 1.1। ठीक है, तो अब नॉर्मली हमारा जो पाइवट पॉइंट है वो 1.1 मीटर पे था, लेकिन क्योंकि हम फोर्स इस पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये 1.1 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस करेंगे तो हमारे पास सेंटर से लेकर इस पॉइंट क्यू का डिस्टेंस आएगा। क्योंकि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये जो पी से क्यू तक का डिस्टेंस है तो ये तो हमारे किसी काम में आएगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज थोड़ा गौर से समझना क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल है। हमारा मेन जो पाइवट पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है यहाँ सेंटर 1.1 पे, अगर हम पी के रेफरेंस से देखें। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये ये है। देखो। हाँ, इन्होंने आपको कहा कि आपने रोटेशन चेक करना है क्यू की साइड से। अब क्यू पॉइंट का किसी और पोजीशन पर है, वो पी के साथ है ही नहीं। क्यू आपको यहाँ इस पॉइंट पर मिल रहा है 0.25 पर। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा जो ये पी से क्यू 0.25 का डिस्टेंस है ये तो हमारे किसी काम में है नहीं, क्योंकि जो हमारा मेन फोकस है वो इस वाले डिस्टेंस पर है, ये। तो ये डिस्टेंस डी की हम बात कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर। तो हमें चाहिए ये डिस्टेंस, ये 0.5 2.5 जो है वो अक्सर लोगों को वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसको डायरेक्ट यूज करके फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू, क्योंकि उनको दिख रहा होता है हाँ यही मोमेंट आर्म होगा क्यू से ये डिस्टेंस। पाइवट का कॉन्सेप्ट भूल गए। ठीक है, पाइवट को माइंड में रखना है, क्योंकि अभी आपसे उसने पहला क्वेश्चन पूछा इसलिए कि सेंटर ऑफ मास उसका कहाँ पर है, आपने खुद बताया सेंटर में, तो पाइवट भी वहीं पर ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमें ये डिस्टेंस डिफाइन करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिंपल क्या करेंगे, 1.1 में से -0.25 अगर करें तो आपको ये डी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें तो चाहिए सेंटर वाला डिस्टेंस। तो ये हमें इससे मिल जाएगा माइनस करके। एक चीज तो ये माइंड में रखनी है, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास 0.85 हो जाएगा मीटर्स में। तो बेसिकली 0.85 हमने यूज करना है। जो नंबर्स हमारे पास गिवन थे उनमें से डायरेक्ट कोई भी यूज नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट याद होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस इसके प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल में ये होता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज के। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहाँ से होगी? अगर ये लेट सपोज बेंच लिफ्ट होती है तो इसकी रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज, अगर पॉइंट क्यू की बात करें। और अगर वो लिफ्ट होने के बाद वापस आ रही है तो वापस आएगी तो वो होगी आपके पास क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब आप पॉइंट क्यू को अपना रेफरेंस बनाकर ये सोचो कि आपने यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक अगर आपके पास वेट जो यहाँ पर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि आपने ये 2000 का रखा था यहाँ पर, अगर वो 2000 का वेट उठाकर आप यहाँ रख दो, जो बेंच का अपना वेट है, तो इस पॉइंट पर अगर हम रखते हैं तो आपके पास मूवमेंट एक डायरेक्शन पर होगी यहाँ पर। अगर हम ऊपर से फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास रोटेशन हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसे सपोर्ट करने के लिए दूसरे एंड से जो फोर्स अप्लाई होगी तो वो आपके पास होगी क्लॉकवाइज। तो एक साइड पर हम बेसिकली मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पर 2000 को
0.85 से, जो कि हमारे पास सिंपल सी कंडीशन अभी हमने डिस्कस की थी, और उसको इक्वेट करना है हमने उस अननोन फोर्स के, जो अभी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो सवाल में उसने पूछा हमसे, वो फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। और वो फोर्स आपको कैसे पता चलेगी, क्योंकि अभी जो बेंच की हमारे पास फोर्स थी वो तो हमने चेक कर ली। अब ये जो 0.25 वाला डिस्टेंस है ना, छोटा सा, इस छोटे से डिस्टेंस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो एक्चुअली फाइंड आउट करने को कह रहा है आपसे। तो एक साइड पर आप ये वाला डिस्टेंस यूज करोगे 0.25 का। तो सिंपल ये 0.25 यहाँ पर आकर डिवाइड होगा, और आपके पास ये जो अननोन फोर्स है, जो इसके ऑपोजिट एक्ट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, अगर एक डाउनवर्ड जा रही थी तो एक अपवर्ड होगी, तो वो ऑपोजिट फोर्स आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, कि वो फोर्स कितनी है। उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो आपके पास राउंड ऑफ आंसर जो है वो 6800 हो जाएगा। ये आप इस पूरी वर्किंग को यहाँ पर करना बेसिकली आपने, क्योंकि हम वहां पर कर चुके हैं, सिर्फ हम आंसर लिख रहे हैं यहाँ पर 6800 न्यूटन। ठीक है, समझ आ गया कि दो पॉइंट्स हमने कैसे बनाए इसमें। एक आपके पास इस पॉइंट क्यू से लेकर सेंटर तक का था, और दूसरा जो है वो पॉइंट पी से क्यू तक का था बेसिकली। ठीक है, तो इस पॉइंट के अराउंड जो है वो दोनों काम हो रहे थे आपके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सही सही क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये इतना टाइम लेता नहीं, लेकिन ये लास्ट पार्ट करवाना इंपॉर्टेंट था इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट था आपके पास बाकी कंडीशन से। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या पूछा हुआ है, एक मिनट में देख लूं। वेट है अपवर्ड यूनिफॉर्मली, ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स कुछ एक्सक्लूड हुए हैं तो देखना पड़ता है कि वो कोई टॉपिक तो ऐड नहीं कर दिया बीच में। अच्छा, इसमें सबसे पहले कि आपके पास मैन जो है वो एलिवेटर में है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 10 है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मैन। आपने वेट कैलकुलेट करना है मैन का। तो वेट क्या होगा मैन का, सिंपल है, कितना होगा वेट। अच्छा देखो, मास ऊपर लिखा हुआ है, मास ये रहा, और जी की वैल्यू ये रही। वेट का फॉर्मूला यूज करोगे, 800 न्यूटन। 800 न्यूटन, बिल्कुल सही। तो ये हो गया 800 न्यूटन, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट। द लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड यूनिफॉर्मली एट 0.50। ये एक्सेलरेशन आ गई। अब आपने बताना है कि अपवर्ड फोर्स कितनी एक्ट हो रही होगी, वो आपने फाइंड आउट करनी है। क्योंकि वो जब जाहिर सी बात है एलिवेटर ऊपर जाएगा तो उस पर फोर्स भी एक्ट करेगी, तो फोर्स कितनी होगी वो आप फाइंड आउट करोगे। उसके लिए लिंक बताओ क्या यूज करना है। हमारे पास वेट तो आ गया है, और उसके अलावा अगर मास की वैल्यू यूज करना चाहते हो, मास भी है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है, और सिंपल एक्सेलरेशन भी है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं अप्लाइड फोर्स की, क्योंकि एक हमारे पास नेचुरल फोर्स होगी, जो कि वेट की वजह से आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जनरेट होती है, लेकिन हम उसके ऑपोजिट जा रहे हैं। तो बेसिकली हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी पर, जिस बॉडी का मास आपके पास गिवन है ऊपर 80। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल F=ma, क्योंकि हम अप्लाइड फोर्स की बात कर रहे हैं। तो मास आपके पास गिवन 80 था, और एक्सेलरेशन आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड 0.50 आप यूज करोगे। कुछ भी इसमें कॉन्सेप्ट वाली इतनी बात नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है फॉर्मूला की। 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उसने कुछ भी ऐसा नहीं पूछा अभी तक कॉन्सेप्चुअल, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए उसने एलिवेटर की डायग्राम दिया आपको। और द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मैन बाय द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। अब आपके पास ये बताना है, जो आपका फ्लोर है वो आप पर कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, ये फाइंड आउट करना है आपने। ये क्वेश्चन की वैल्यूज आपके सामने, चेक करके बताओ क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सर क्या क्वेश्चन था?
क्वेश्चन उसने पूछा है कि फ्लोर आप पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं। आपने तो अभी अपनी बात की ना, आपका वेट आपने कैलकुलेट किया, आपने फोर्स कैलकुलेट की, अब फ्लोर आप पर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मैन बाय द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, मतलब रिएक्शन फोर्स आपसे ठीक है, पूछ। आप लगा रहे हैं। कौन सा लगाएं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ लगाएं। कितनी होनी चाहिए वैल्यू। फोर्स हम कितनी लगा रहे हैं, 800 लगा रहे हैं, तो 800 फ्लोर को भी लगानी चाहिए। 800 लगाएगा, पक्की बात है। हाँ सर, मुझे लगता तो यही होना चाहिए आंसर। एक चीज और मिस कर रहे हो। अच्छा देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, हर सवाल में आपको मैं ये बोलता हूँ कि जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, उस क्वेश्चन के प्रीवियस पार्ट में आपके पास हिंट होती है। देखो उसने सबसे पहले आपसे कैलकुलेट करवाया वेट, उसके बाद उसने एक और चीज कैलकुलेट करवाई, रिजल्टेंट फोर्स, जो कि ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो वो ऊपर की डायरेक्शन जो है वो ग्राउंड के साथ होगी ना, क्योंकि ग्राउंड भी तो ऊपर रिएक्ट करेगा आप पर। तो सही सही बेसिकली सही। 800 तो हम बैलेंस कर रहे थे, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड है उसने खुद लिखा हुआ है, तो उसको भी प्लस करेंगे हम। तो वो कितनी हो जाएगी, 840। ओके ठीक है। सर। ठीक है। जो बात थी वो ये थी कि इसको हमने वहां पे स्टिल रखा हुआ है, तो 800 के ऑपोजिट हम काम कर रहे हैं, 800। थर्ड लॉ अप्लाई हो गया। लेकिन उसने हमें खुद रिजल्टेंट फोर्स बता दी कि 40 ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, वो भी लेफ्ट की फोर्स है। तो इसलिए आपके पास जो फाइनल फोर्स होगी वो सिंपल इक्वल हो जाएगी 840। इसका मतलब है आपने वेट ऑफ द फोर्स और जो अपर रिजल्टेंट फोर्स थी इसको ऐड कर लिया। मतलब सिंपल वर्ड्स में हमने वेट और रिजल्टेंट फोर्स को ऐड किया है यहाँ पर। ठीक है। तो वो 840 हुआ है। और नेक्स्ट, द लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट फॉर 4 सेकेंड्स। And then decelerates uniformly to rest in 4 seconds. The total distance traveled in 8 meter. Sketch the distance time graph for this journey. डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है आपने बेसिकली यहाँ पर, और आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि लिफ्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट फॉर 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। देन डेसेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू रेस्ट इन 4 सेकेंड्स। टोटल डिस्टेंस सिर्फ 8 मीटर ट्रैवल किया है। तो जीरो से स्टार्ट करें, 0 से 4 तक कैसी लाइन बननी चाहिए। राइट। सर बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी स्ट्रेट लाइन जो होती है। स्ट्रेट लाइन। और टोटल हाँ डिस्टेंस उसने कहा है 8 मीटर, यानी उसने सारी चीज आपको मार्क करके दी हुई है। पता नहीं क्यों उसने इतना इजी करके दिया है, खैर। हम इसको 4 से ऊपर चेक करते हैं, स्ट्रेट स्केल रख के देखोगे तो ये आपके पास यहाँ टच हो रहा है। तो एक आपके पास पहले एक्सेलरेशन होगी, आप कह रहे हो स्ट्रेट लाइन ऐसी। जी सर। पक्की बात है। 4 सेकेंड्स। एक बार देख लो क्वेश्चन पूरा और ग्राफ की वैल्यूज चेक करो गौर से, फिर आप बताओ। 2 मिनट लो आराम से, बेसिक सोचो और फिर उस पर अप्लाई करके देखो क्या आंसर बनता है। सर मुझे लगता डिस्टेंस है फोर्थ ना डिस्टेंस। बनेगा। हाँ, क्या हुआ। डिस्टेंस का जो हाफ है ना, वहां तक जाएगा ग्राफ। क्यों। क्योंकि सर 8 मीटर्स है ना टोटल डिस्टेंस, तो 8 मीटर्स एक्सेलरेट, 8 मीटर्स डिसेलरेट। अच्छा, तो अभी ये जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई इसका क्या करें, हटा दो इसको। तो इसको हाफ कर दें। इसको हाफ कर दो। चलो इसको हाफ कर देते हैं। इसको हमने कर दिया यहाँ पर हाफ, यानी हम इसको लेकर आएंगे यहाँ तक। किस पॉइंट जी। पे आप कह रहे हो। ठीक है, यहाँ तक ले आए। नेक्स्ट, बाकी बाकी नीचे ले जाओ ऐसे सिंपल। और भी कुछ होगा या बस काफी है इतना, काम हो जाएगा हमारा। तो मुझे लगता है यही है। अच्छा, ग्राफ कौन सा दिया उन्होंने आपको।
ये भी चेक करना जरूरी है। अच्छा, हम कभी कभार जो है ना इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम ग्राफ ही चेक नहीं करते। आंसर अभी मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है सही है, वो हमने अभी बात नहीं की, लेकिन सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इस ग्राफ को भी चेक कर लिया करो, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि ग्राफ कुछ और कह रहा होता है और हम अपने अकॉर्डिंगली अपनी लाइन बनाकर बस वहां पर हमारा कॉन्सेप्ट सही है अपनी जगह पर, हम जो सोच के बना रहे हैं वो सही है, लेकिन वो पूछ किसी और रेफरेंस से रहा है। तो इसमें आप ये चेक करो, आपके पास उसने ग्राफ आपको डिस्टेंस टाइम दिया है, बोल वो आपसे एक्सेलरेशन रहा है। एक्सेलरेशन में तो स्पीड और टाइम का लिंक होता है, डिस्टेंस की तो उसमें बात ही बाद में आती है, अगर हम वेलोसिटी के उसमें डेप्थ में चले जाएं। तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ आपके पास स्पीड टाइम नहीं है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तो तब हमारे पास ये ग्राफ इस तरह से बनता। अभी हमने स्ट्रेट लाइन बना दी, अब इस स्ट्रेट लाइन का हम मीनिंग बताओ। अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइन की बात करते हो तो इस लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको ये कहा कि टाइम और डिस्टेंस इक्वल चल रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ ये तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। ऐसा ही है, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेट से जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं अभी फिलहाल, तो ये लाइन तो यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास वाई एक्सिस पे डिस्टेंस था, ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक्सेलरेशन तो जीरो हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हमारी गलत हो गई यहाँ पर। ठीक है, कर्व बनेगा। तो ये आपको चीज देखनी थी, इसलिए मैंने आपको दोबारा कहा कि ग्राफ देख लो क्या पूछ रहा है और वैल्यूज क्या दे रहा है। तो उसका रीजन ये था कि ग्राफिकल आपके पास सही, आप सही सोच रहे थे अपनी जगह पर, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स ही कुछ और है। तो हम इसको हटाते हैं एक बार फिर से और दोबारा चेक करते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि हम इसको हाफ तक लेकर जाएंगे, वो ठीक था। एक हिंट इसमें ये थी। ठीक है, बेसिकली वो 3 मार्क के लिए पूछ रहा है तो इतना इजी ग्राफ तो देगा नहीं वो, कुछ तो उसको चाहिए यहाँ पर डिफरेंट। तो पहले आपके पास ये होगा, थोड़ा सा आप कर्व ऊपर लेकर जाओगे और उसके बाद फिर जो है वो आपके पास इस पॉइंट से नेक्स्ट आप क्या करोगे, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, अब नीचे तो आएगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस आपके पास आगे की तरफ ही बढ़ेगा। ठीक है, डेसेलरेट अब कर रहा है वो, डेसेलरेट करने का मतलब ये हुआ कि डेसेलरेशन आपके पास आगे किस तरह से कंटिन्यू होगी। इसको ऊपर ले जाएं और वापस नीचे ले आए। कंफ्यूज क्यों हो गए? सही बता रहे थे, आगे बताओ। सर नीचे लेके आएंगे। नीचे ले जाएं। अच्छा, इसमें देखो नीचे लेकर आने का आपके पास कॉन्सेप्ट ये है कि आप डिस्टेंस को जीरो कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो एक अलग बात थी, लेकिन आपके पास यहाँ पर उसने सिंपल आपसे डिस्टेंस की बात की है, तो डिस्टेंस तो आपके पास, आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ बेसिकली होता ही है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, डिस्टेंस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास ग्राफ को आप फॉरवर्ड ही कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर आप इसको नीचे ले आए ना तो आपका +-4 हो जाएगा, और +-4 वाला कॉन्सेप्ट मतलब जीरो। उसने कहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 8 मीटर, तो आप इस ग्राफ को आगे ही कंटिन्यू करोगे और कर्व आपका जो है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, और यहाँ पर आकर ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये आपका सेंटर मार्क हो गया था 4 मीटर्स का। क्योंकि अगर हम कर्व बनाएंगे तो हमारे पास जो है वो स्पीड चेंज शो होगी बेसिकली, हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को शो नहीं कर पाएंगे उस तरह से जिस तरह से आप सोच रहे थे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, और स्पीड में चेंज लाना जरूरी है। तो स्मूथ कर्व बनाने का मतलब ये है कि आपके पास स्पीड का जो चेंज है वो यूनिफॉर्म है। और उसके आगे ग्राफ को मैं ऊपर इसलिए लेकर गया हूँ क्योंकि ऊपर लेकर जाने का रीजन ये है कि अगर मैं इसको नीचे ले आता तो वो हम डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में चले जाते, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर मैं ग्राफ नीचे लाता तो उसका मतलब ये होता है कि हम पहले +4 गए फिर -4। तो वो तो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो होती है क्योंकि उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है डिस्टेंस की।
डिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन क्या है, उसने बस काउंट करना होता है कि कितना गए कहाँ पर गए, बस उसमें सिंपल ऐड करना है हमने। इस वजह से यहाँ पर आप ग्राफ को ऊपर ही कंटिन्यू करो 4 के बाद। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर क्लियर। अच्छा, अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 में टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सन, द रिएक्शन रिलीज थर्मल एनर्जी, स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम बताना है, कौन सा होगा? फिजन या फ्यूजन? इजी है, स्पेस फिजिक्स में हमने पढ़ा है। सर तो फ्यूजन। फ्यूजन ठीक है, क्योंकि कंबाइन है सन आपके पास, स्प्लिट नहीं हो रहा वहां पर। तो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन। और उसके बाद नेक्स्ट, थर्मल एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन इनटू स्पेस, द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस बाय थर्मल रेडिएशन। अब इसमें आपने बताना है कि डिस्क्राइब द रेडिएशन दैट इज एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन। जो एमिट आपके पास हो रही है रेडिएशन, वो आपने बतानी है। हाँ इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। ठीक है, तो नॉर्मली इंफ्रारेड रेडिएशन हमने बात की थी, जब हम विजिबल लाइट की बात करते हैं तो वो विजिबल लाइट के रीजन में ही आता है, तो रेड के क्लोज होती है। हमने रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट किया था। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो आप इंफ्रारेड से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो नॉर्मली जो एमिट होंगी रेस वो इंफ्रारेड रेडिएशन होगी। और नॉर्मली ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में ही आती है। आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा पूरा, आपको याद होगा। और ये आपके पास नॉर्मली जो एमिट होती है वो एमिट आउट होती है हॉट ऑब्जेक्ट से। तो सन भी आपके पास सेम रेफरेंस देता है हॉट ऑब्जेक्ट का, तो वहां से आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट होगी। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट इज आल्सो एमिट आउट फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट्स और फ्रॉम हॉट सरफेस। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी स्टेटमेंट आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट इज स्टेट द स्पीड ऑफ दिस रेडिएशन इन अ वैक्यूम। स्पीड बतानी है, सिंपल है, जल्दी से बताओ कितनी होगी। देखो सर इंफ्रारेड को हम उससे रिलेट कर सकते हैं क्या, बीटा अल्फा और गामा से? नहीं, इतना डेप्थ में नहीं जाओ ना, देखो सिंपल रखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्पीड कितनी होती है? सबकी सेम होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सारी वेव्स जो होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ये है कि उसे मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। जब मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है तो सारी वेव्स किस स्पीड से ट्रैवल करती है? बेसिक कॉन्सेप्ट याद करो। सारी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगी या नहीं? हाँ सर सही क्या। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो स्पीड ऑफ आपके पास रेडिएशन कैलकुलेट कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बताना है यहाँ पर। उसके लिए रेफरेंस याद होना चाहिए कि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। सिंपल। आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखो तो इसमें आपके पास एक्सप्लेन, सॉरी, द अर्थ इज 1.5 एक्सपोनेंट 11 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर दिस रेडिएशन टू ट्रेवल टू द अर्थ। बहुत सिंपल है, कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जर्नल फॉर्मूला अप्लाई करो और बताओ क्या आंसर आता है। अच्छा देखो, आपके पास जो है वो डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, स्पीड अभी हमने खुद से यहाँ पर लिखी है।
और आपने जो है वो टाइम टेकन निकालना है। टाइम टेकन का मतलब ये है कि आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज करो स्पीड का, डिस्टेंस ओवर टाइम, कुछ भी नहीं करना आपने। टाइम की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है, टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 1.5 एक्सपोनेंट 11 डिवाइडेड बाय स्पीड। 500 सेकंड आएगा। ठीक है, 500 सेकेंड आ गए। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आप उसमें यूज करना सीख लो बस थोड़ा सा, कहाँ कौन सा यूज करना पड़ रहा है। तो इसमें तो क्वेश्चन कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था। और एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ वेयरिंग व्हाइट क्लोथ्स ऑन सनी डेज, ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, व्हाइट। इट डजंट इट हाँ, डजंट अब्सॉर्ब हीट। ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो व्हाइट कलर की वो बिल्कुल बैड होती है। तो व्हाइट कलर जो है वो हमारे पास बेसिकली बैड एब्जॉर्बर है। और आपके पास रिफ्लेक्टर अच्छा है और एब्जॉर्बर बैड है। तो आप बेसिकली इस स्टेटमेंट को कंप्लीट इस तरह से करोगे कि व्हाइट कलर जो है वो आपके पास बैड एब्जॉर्बर है, गुड रिफ्लेक्टर है। इसकी वजह से हम नॉर्मली जो है वो व्हाइट कलर यूज करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट भी आप कंप्लीट कर लेना। थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर लें, इस वजह से बस स्टेटमेंट्स कंप्लीट नहीं कर रहा आज। तो खैर इसमें तरह कोई टिपिकल भी नहीं है, आप कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट, एनर्जी से रिलेटेड सबसे पहला नाम बताना है आपने, टाइप ऑफ एनर्जी का। स्टेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द कोल दैट इज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो आपके पास एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है कोल से इलेक्ट्रिकल में, उसका नाम बताना है। मतलब वो कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी होगी। सर केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल, क्योंकि कोल को हम बर्न करेंगे केमिकल रिएक्शन, और इससे हमारे पास जो एनर्जी होगी वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी हमें। सिंपल। नेक्स्ट पार्ट देखो। सर कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन इट कैन बी कन्वर्ट इन कन्वर्ट। फॉर्म, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले पार्ट में आपने कहा केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सही था। और सेकंड में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन को लिखना है कि लॉ ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आपके पास सिस्टम आइसोलेटेड है तो। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये कि हमारे पास इंटरफेरेंस ना हो। वरना लोग फिर ये करते हैं कि आपसे बोलेंगे कि अगर हम इसमें ये कर दें तब तो चेंज होगा। तो इसलिए आप आइसोलेटेड जब मेंशन कर दोगे तो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि एक्सटर्नल कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और पार्ट टू। पार्ट टू का आंसर बताओ क्या होगा। इसमें एक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द पावर स्टेशन इज मच लेस देन द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन द कोल दैट इज बर्न टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो। अब आपने जो एनर्जी प्रोड्यूस की और जितनी बर्न की थी वो दोनों सेम नहीं है। अभी हालांकि उसने आपसे लॉ पूछा, लॉ में आपने कहा कि डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है। तो अब वो जो आप एनर्जी बर्न कर रहे थे इतनी सारी, वो तो आपने बर्न कर दी, लेकिन जो आपके पास फाइनल आपको मिल रही है एनर्जी वो तो उतनी नहीं है। उसका क्या रीजन होगा। सर वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में बन गई होगी ना, सारी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बनी होगी, कोई हीट एनर्जी बन गई होगी। हाँ, तो कुछ हमारे पास क्या हो रही है, थर्मल में वेस्ट हो रही है। मतलब एनर्जी हाँ सेंस में हमारे पास डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, कन्वर्ट वो किसी और फॉर्म में हो रही है जो हमारे यूज की नहीं है।
ठीक है, मतलब वो थर्मल हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल चाहिए थी, लेकिन जाहिर सी बात है जब कोल बर्न होगा तो थर्मल एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो बेसिकली वो जो आपके पास वहाँ पे थर्मल एनर्जी बन रही है, सो थर्मल, थर्मल के बजाय कोई और एनर्जी हम बोल सकते हैं। असल में सबसे पहले आपके पास बनी यहाँ पर थर्मल रही होगी। ठीक है, तो और ये दूसरा दूसरा जो है लाइट एनर्जी भी बन रही है, लाइट भी वहां पर आपको मिल अच्छा, जाएगी, क्या लिखना चाह रहे हो लाइट भी लिख सकते हो। हाँ सही से, ताकि 2 पॉइंट्स हो जाए ना। थर्मल एनर्जी, और लाइट एनर्जी सही। और जब बर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है अगर आप और एनर्जी भी ऐड करना चाहते हो, माइनर माइनर भी, तो साउंड भी आप लिख सकते हो जर्नली। ठीक है, क्योंकि बर्निंग में आपको पता है कि सारे प्रोसेस में साउंड एनर्जी भी फिर प्रोड्यूस हो रही है, तो एनर्जी की टाइप तो वो भी है, तो एनर्जी तो वहां पे भी यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, ओके सर। तो ये आपके पास जो है वो सारी टाइप ऑफ एनर्जी, और मेन जो वो थर्मल का कॉन्सेप्ट होगा क्योंकि वो सबसे मेन है, और वो आपके पास सराउंडिंग में ऐड हो रही है, आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, तो इसकी वजह से आपकी जो सारी एनर्जी है वो कन्वर्ट नहीं हो पाती। और लास्ट पार्ट इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस। बिल्कुल सही, एक इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस बताने, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो रही है। ठीक है, जो कि आपके पास ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रही होती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी टिपिकल नहीं पूछा उन्होंने। ठीक है, 4 क्वेश्चंस में तो बस एक वो थोड़ा सा टिपिकल था, और तो नहीं। अच्छा, ये वाला पार्ट आपने स्किप करना है, इंडक्शन वाला। ये लास्ट टाइम भी हमारे पेपर में आया था, क्योंकि अब ये पुराने पेपर्स में आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, तो ये इंडक्शन वाला पार्ट स्किप कर देना, ये आपके पास इंक्लूड नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया था उसमें क्लियरली मेंशन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मेथड अब आपके पास फर्दर इंक्लूड नहीं है, तो इसको स्किप कर देना, उस पर टाइम जाया नहीं करना सोचने पे कि कैसे होगा। करने को तो कर लेंगे हम, क्योंकि पढ़ा दिया हमने बेसिक, क्योंकि आगे तो चाहिए होगा आपको ये लेवल्स में, लेकिन अभी फिलहाल इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम का वेस्टेज होगा, इंक्लूड ही नहीं होगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6, सर ये पहले रजिस्टर के लिए हम बस ओम्स लॉ नहीं यूज कर सकते, जो 28 वाले। ईएमएफ ऑफ द ईच सेल, अभी तो ईएमएफ बताना है, अभी ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की यूज करने चलेगा। अच्छा ये मैं वन बताना। पॉइंट फाइव 1.5। अच्छा, इसमें बेसिकली ये है कि 4.5 और सेल, हाँ ठीक है। अच्छा देखो, ये चीज हमने ना लास्ट पेपर में भी डिस्कस की थी, तो लास्ट पेपर में भी कुछ इस तरह का सेल वाला क्वेश्चन आया था आपके पास, और उसमें ये था कि उसमें भी आपने ये बताना था कि अगर हम सीरीज में यूज करते हैं, पैरेलल में यूज करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। तो नॉर्मली यहाँ पर भी उन्होंने कहा है आपको, आप 3 सेल यूज करो बेसिकली। 3 सेल्स यूज करने का मतलब ये तीनों आइडेंटिकल है, तीनों आइडेंटिकल का मतलब है तीनों की वैल्यूज आपके पास सेम होगी, तीनों सीरीज में। तो सीरीज का मतलब हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि सीरीज में ज्वाइन करते हो तो आपकी जो फाइनल ईएमएफ वो इंक्रीज होगी, सो इट मींस दैट 3 सेल्स आर ऑफ सेम ईएमएफ दैट विल बी इक्वल टू 1.5, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो। The potential difference across the variable resistor is 2.5 volt. State what is meant by potential difference. Potential difference की definition लिखनी है सिंपल, क्या लिखोगे। सर एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द लोड। और पूरा क्या है, किस मतलब प्रॉपर अगर लिखना हो, क्योंकि 2 मार्क भी तो लेने हैं, इस पे तो वो चलो हाफ तो हमें दे ही देगा। अच्छा, नॉर्मली हमने ये लास्ट टाइम भी हमारे पास ये था,
ठीक है, तो उसमें हमने लिखा था कि वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस में ये होता है कि आपके पास जब एक यूनिट चार्ज की जितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम पूरे सर्किट में कंपोनेंट्स के थ्रू मूव करवाने के लिए, तो वो हमारे पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का लिंक होता है कंपोनेंट्स के साथ जो हमारे पास सर्किट में कनेक्टेड है। ईएमएफ का लिंक होता है सिर्फ बैटरी के साथ बताना कि कितना आपके पास एनर्जी की वहां पे कन्वर्जन हुई थी। तो इसमें आप ये लिखते हो कि वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज तो आपके पास पूरे सर्किट में जो भी मूवमेंट होगी उसकी, उस मूवमेंट को आपने एक्सप्लेन करना होता है विद रेफरेंस टू द चार्ज। ठीक है, इसका लिंक आपके पास सर्किट में लगे हुए सारे कंपोनेंट्स के साथ होता है। तो हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास 4.5 वोल्ट ट्रांसफर हो रहा है लेट सपोज, और बीच में हमारे पास 3.2 वोल्ट कंज्यूम हो गए, तो हाई पोटेंशियल 4.5, लो पोटेंशियल 3.2, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कि हमारे पास कितना डिफरेंस है हाई और लो पोटेंशियल के बीच में। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वेरिएबल रेजिस्टर की, पहले वाले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालनी है आपने। फिर यहाँ पे ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ यूज कर रहे हो, आंसर बताओ कितना होगा फिर। अच्छा, ये चीज भी ध्यान में रखना, जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें से हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ सेम होता है, करंट कहाँ सेम होता है। इन चीजों को भी थोड़ा सा माइंड में रखना है। और ओम्स लॉ आपको याद होगा कि नॉर्मली जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई होता है जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। हमने उसके लॉ में लिखी है कंडीशन कि थर्मल कंडीशंस आपके पास सेम होनी चाहिए, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो। इसका मतलब है हम रेजिस्टेंस सेम रखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ओम्स लॉ अगर अप्लाई करना चाहते हो आप 28 ओम वाले पे कर लो, कोई मसला नहीं है, इसकी रेजिस्टेंस फिक्स है। ठीक है, लेकिन आप जो वेरिएबल रेजिस्टर है उस पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस पे डायरेक्ट अप्लाई करना जो है वो कॉन्सेप्चुअली सही नहीं है। आपके पास पहले आप ये चेक करो कि आपका जो वोल्टेज है वो डिवाइड होगा या सेम होगा दोनों पे। सबसे पहली चीज तो ये, वोल्टेज क्योंकि गिवन है, करंट अभी हमारे पास कहीं भी मेंशन नहीं है। सबसे पहले आप तो देखो डिवाइडर। 4.5 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस रजिस्टर को सॉल्व करो। पहले हम बात करते हैं 28 ओम रजिस्टर की, क्योंकि इसके बाद वैल्यूज गिवन है, उससे हम रेफरेंस ले सकते हैं। तो हम उससे रेफरेंस लेते हैं। लेट्स सपोज हमने ये किया कि जो हमारा वोल्टेज है इस वेरिएबल रजिस्टर का, हमें वो फाइंड आउट करना है कि इसमें वोल्टेज आ कितना रहा है। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम 28 ओम वाले की बात करें तो उसमें कितना आएगा वो हम पहले चेक कर लेते हैं। तो वो वोल्ट कितना होगा, अभी हमने और क्या कैलकुलेट किया, 1.5 ईच सेल। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मेंशन है, वेरिएबल रजिस्टर का 2.5 है, तो ये चीज आ गई 2.5। तो इसका मतलब है ये कितना वोल्ट ले रहा है, 2। ठीक है, 2.5 उसके बाद चला गया, बाकी रिमेनिंग आ गया 2 सिंपल रजिस्टर के पास। अच्छा, अब दूसरी चीज कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात होती है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास करंट कांस्टेंट होता है, ऐसा ही है। जी सर। ठीक है, तो आपके पास करंट कांस्टेंट हो गया, तो करंट को हम कांस्टेंट ले लेते हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और करंट की वैल्यू आपके पास इक्वल होगी V/R। तो V/R का मतलब ये है कि वोल्टेज आपके पास 2, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं 28 ओम वाले की, और रेजिस्टेंस 28, आपके पास इसका आंसर होगा 0.0
0.0714, ठीक है, एम्पेयर। अब सेम करंट फ्लो करेगा आपके पास वेरिएबल रेजिस्टर से, तो इसका मतलब ये कि जो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती है, इट इज द रेशियो बिटवीन वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो आपके पास यहाँ पर जो वोल्टेज था वो 2.5। अच्छा, इक्वेशन आपके पास ओम्स लॉ वाली ही बनती है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस का इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इस चीज का डिफरेंस आपके माइंड में रहे, क्योंकि अभी तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, चल जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन अगर यही चीज वो लिखने को बोल दे तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि ये इसने क्या पूछ लिया, हमने तो कैलकुलेशन में वही ओम्स लॉ वाली इक्वेशन यूज की थी। ठीक है, तो आपके पास देखो पहले करंट कैलकुलेट करने का यहाँ पे रीजन इससे यही था, इस सीरीज में करंट सेम होता है तो हम उस रेफरेंसेस का रेजिस्टेंस निकालना है। इसका आंसर आपके पास इक्वल होगा 35 ओम्स के। ठीक है, तो ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गई, वेरिएबल रेजिस्टेंस की 35 ओम्स। ठीक है, वर्किंग आपके पास यहाँ ऊपर ही आ गई सर्किट के साथ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सर आपने बस डिवाइड कर दिया उसे, उसकी वोल्टेज को करंट से। लेकिन बात हुई है कि पहले हमें करंट निकालना है कि करंट आएगा कहाँ से। ठीक है, हम्म, तो ये सही। चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको शुरू से यही पूछा कि इसमें ये देख लेना कि वोल्टेज और करंट का कॉन्सेप्ट इसमें कैसे यूज करना है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइम में, अगर कंप्लीट हो जाए। हाँ अच्छा, ये गेट्स वाले भी छोड़ देना। चलो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला भी कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले चॉइस आती थी, अब कोई चॉइस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये चीज का भी ख्याल रखना। तो फिगर 7.1 shows a solenoid connected to an ammeter, or the S pole of a permanent magnet moves into the left hand of the solenoid. The ammeter reading shows that there is a small positive current in the circuit. Explain why there is a current in the circuit when the magnet moves. बहुत बार कर चुके हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, अब तो याद हो गया होगा कि क्यों आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। सर जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना हम काफी बार कर चुके हैं। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके पास जब मैग्नेट यहाँ पर मूव कर रहा है इनटू द कॉइल, ठीक है, तो मैग्नेट जब इनटू द कॉइल मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, अभी यहाँ पर साउथ है ना, तो साउथ का मतलब है इनटू जाएगी आपके पास टूवर्ड साउथ, नॉर्थ टू साउथ। जब आप इस मैग्नेट को मूव करोगे तो मैग्नेट मूव करने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आ गई आपके पास मैग्नेट की मोशन, वो इंपॉर्टेंट है। और जब मैग्नेट मूव करता है तो दूसरी चीज क्या है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी बी, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जिसको हम चेंज इन फील्ड लाइंस भी लिखते हैं या हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज भी लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो कॉइल के थ्रू डिफरेंट फ्लो कर रही है। क्योंकि जैसे जैसे मैग्नेट इसके आप टूवर्ड्स कॉइल मूव करते रहोगे, इसकी कॉइल्स के अराउंड फील्ड डिफरेंट होती जाएगी, क्योंकि अभी आप देखो ये वाला एरिया यहाँ तक कोई फील्ड नहीं है, लेकिन जब मैग्नेट आगे पहुंच चुका होगा तो उसकी फील्ड दोनों तरफ मिलेगी हमें, तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है कि ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये सारी स्टेटमेंट आपने इसमें लिखनी है कि when magnet moves into the coil, so due to change of magnetic flux through the coil, there will be a value of induced EMF, or induced EMF will deflect the ammeter, so that will give the positive reading in, that is already mentioned in the question. ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ईएमएफ इंड्यूस बताना है आपने। Or when the magnet is inside the solenoid, it stops moving. It is then pulled back out of the solenoid. Explain what happens to the ammeter reading as the magnet moves out of the left hand of the solenoid. अब उसको लेफ्ट हैंड से हम वापस पीछे ले आए, पहले हम अंदर लेकर जा रहे थे टुवर्ड्स द कॉइल,
अब हम उसे बैकवर्ड ले आए। बैकवर्ड लाने का मतलब ये हुआ कि आपकी डायरेक्शन हो गई चेंज। अब आपके पास क्या चेंज आएगा, अब आपने ये बताना है। आप उसका आंसर जब तक बताओ मैं इसको लिख देता हूँ। अच्छा देखो, आपके पास कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। उसने आपसे कहा है कि एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द एमीटर रीडिंग एज द मैग्नेट मूव्स आउट ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑफ द सोलेनॉइड। अच्छा देखो, पहले हम लेफ्ट हैंड से उसे टुवर्ड्स द कॉइल लेकर जा रहे थे। अब जब हम उसे रिवर्स कर रहे हैं तो हमने ये चीज पढ़ी है कि जब आपके पास डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम उसे लेफ्ट पर लेकर जाएंगे तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो लिखा था व्हाट हैपेंस। अच्छा, सबसे पहले वो स्टॉप हुआ है, पहली चीज। सबसे पहले वो अंदर जाकर स्टॉप हुआ। तो जब वो स्टॉप हो गया तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी आपके पास? तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ईएमएफ जीरो। तो सबसे पहले आपने बताना है कि व्हेन मैग्नेट स्टॉप्स ईएमएफ विल बी जीरो। फिर उन्होंने कहा इट इज देन पुल्ड बैक आउट ऑफ द सोलेनॉइड। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द एमीटर रीडिंग एज द मैग्नेट मूव्स आउट ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑफ द सोलेनॉइड। मतलब यहीं से हम इसे वापस लेकर आए। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जीरो, और उसके बाद डिफ्लेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। पहले वो क्या थी, स्मॉल पॉजिटिव, अब वो नेगेटिव की तरफ आ जाएगी। डिफ्लेक्शन पहले राइट थी तो अब लेफ्ट हो जाएगी। तो ये दो चीजें बस आपने यहाँ पर मेंशन करनी है 2 मार्क के लिए। तो सबसे पहले ये कि ईएमएफ जीरो हुआ, ये बताना है हमने। सो व्हेन मैग्नेट स्टॉप्स मूविंग, नो ईएमएफ is induced. It means no deflection in the coil. और नेक्स्ट आप ये लिखोगे, when magnet moves toward left hand side, the deflection in the ammeter. तो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? करंट, रीडिंग? डिफ्लेक्शन का मतलब ये है, वो जो निडल आपके पास मूव करती है, जैसे आपकी स्पीडोमीटर में होता है, एक्सेलेरेटर देते हो ना तो वो डिफ्लेक्ट हो रही है, उसकी डिफ्लेक्शन की बात है ये। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि डिफ्लेक्शन आपके पास रिवर्स हो जाएगी या वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, जब वो राइट पर मूव कर रहा था उसके रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जो डिफ्लेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, क्लियर है। ओके, ये गेट्स वाले सारे छोड़ देना, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम इसे यहाँ तक सेक्शन ए तक रखते हैं। सेक्शन बी आप इसका जो है वो ट्राई करना खुद से, वरना ये है कि मैं उसकी भी जो है वो रिकॉर्डिंग इसके साथ अटैच करके पूरा आपको लिंक अपलोड कर दूंगा। जब तक आप ये कि इसका सेक्शन बी ट्राई करना। इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट जो सेक्शन बी से स्टार्ट हो रहा है उसमें चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपके पास ये है कि अ लाउड स्पीकर इज मेड फ्रॉम अ कॉइल ऑफ वायर फिक्स टू अ कार्डबोर्ड ट्यूब। द ट्यूब इज अटैच्ड टू अ कार्डबोर्ड कोन। फिगर 1.8 shows part of the arrangement of the loudspeaker। और नेक्स्ट हमारे पास पूरा अरेंजमेंट एक उन्होंने शो किया कार्डबोर्ड पे, जो कॉइल को हमने वाउंड किया हुआ है। व्हेन देयर इज अ करंट इन द कॉइल, द कॉइल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स।
State what else is needed in a loudspeaker to make a current carrying wire experience a force. अब हमें ये पता है कि करंट कैरिंग आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने किए हैं। तो हमने बताना यहाँ पर ये है कि आपके पास यहाँ पर कौन सी चीज मिसिंग है आपके सेटअप में, कि जो आपको कंपलसरी रिक्वायर्ड है, जिससे आप उस कॉइल पर फोर्स अप्लाई कर सकते हो। एक चीज यहाँ पर मिसिंग है। आप डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट याद करो, डीसी मोटर में भी हम रोटेशन करते हैं, तो वहां पे भी फोर्स हम जनरेट कर रहे होते हैं बेसिकली। तो वहां पर उसके सेटअप को आप कंपेयर करो उसके सेटअप से, तो आपको एक चीज याद आ जाएगी कि वो मिसिंग है इसमें। और वो कौन सी आपके पास कंपोनेंट मिस है यहाँ पर, उसका नाम आपने मेंशन करना है। देखो आपके पास यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो यहाँ पर मैग्नेट ही नहीं है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर मिस है आपके पास वो मैग्नेट है। मैग्नेट मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर मैग्नेट मिसिंग है। और मैग्नेट मिसिंग का मतलब ये कि मैग्नेट को हम अगर यहाँ पर अटैच करते हैं तो हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हमारे पास जो है वो फोर्स इजीली अप्लाई हो सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट वो हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट आपके पास उसने एसी की आपको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के बाद क्वेश्चन ये है कि द कॉइल, उससे पहले इंफॉर्मेशन है द कॉइल ट्यूब एंड कोन वाइब्रेट्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन हो रही है जिस तरह लाउड स्पीकर में नॉर्मली होती है। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये बताना, एक्सप्लेन व्हाई द ईएमएफ शोन इन 8.2 मेक्स द कॉइल वाइब्रेट। अब वो कॉइल उसको वाइब्रेट क्यों करवा रही है, ठीक है, इस चीज को आपने एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आप क्या रीजन लिखोगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पर जो ईएमएफ है वो ईएमएफ आपके पास मैक्सिमम पीक तक जा रहा है। और अब आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है कि यहाँ पर जो है वो उसकी वजह से वाइब्रेशन क्यों होगी, ये चीज आपने बतानी है। कोई हिंट या कोई लिंक। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। जब हमने ऊपर पूरा सेटअप डिस्कस किया, उस पूरे सेटअप में हमने ये डिस्कस किया कि करंट आपके पास कॉइल से मूव करेगा, यहाँ पे मैग्नेट मिसिंग है, हम मैग्नेट्स यूज कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास नॉर्थ साउथ पोल आ जाएगा यहाँ पर। और फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, करंट भी फ्लो करेगा। जब दोनों क्वांटिटीज आपके पास होंगी तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगा और फोर्स भी अप्लाई होगी। और बेसिकली अब यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगी क्योंकि करंट तो हम खुद प्रोवाइड कर ही रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन उसमें बस ये पूछा है कि आपके पास वो कॉइल को वाइब्रेट कैसे कराएगा। बेसिकली वो मोशन का ही आपसे रेफरेंस पूछना चाह रहे हैं कि मोशन यहाँ पर क्यों प्रोड्यूस हो रही है। अब आप सिंपल यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करोगे कि जब आपके पास कॉइल में करंट पास करेगा, ड्यू टू अ करंट, तो जब करंट उसमें से पास होगा और उसको मैग्नेटिक फील्ड भी मिल रही है, ठीक है, तो बेसिकली वो कॉइल जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। इट बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब क्योंकि यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एसी।
अब एसी का मतलब ये है कि डायरेक्शन आपके पास चेंज हो रही है और वो आपके पास ग्राफ में भी रिप्रेजेंट हो रही है, पहले अपवर्ड गया फिर वो आपके पास मैक्सिमम डाउनवर्ड पे आ गया। ठीक है, तो वो मैग्नेटाइज तो हो गया। अब जब आपके पास करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटीज की वजह से जो है वो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब लेट सपोज अगर आपके पास वो जो इसकी जो वाइब्रेशन है पहले अगर वो फॉरवर्ड थी, ठीक है, अब जब करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो पहले लेट सपोज करंट अपवर्ड जा रहा था, अब करंट आपके पास डाउनवर्ड आ रहा है तो डायरेक्शन आपके पास चेंज होगी। मैग्नेट आपके पास जो पोल्स हैं वो अपनी जगह पर सेम है, लेट सपोज ये नॉर्थ साउथ। अब फील्ड सेम है लेकिन करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो उसका मतलब है आपके पास फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो पहले वो अगर फॉरवर्ड गया था वाइब्रेशन, तो अब वो आपके पास बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो पोलैरिटीज चेंज होने की वजह से करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वाइब्रेशन जो है वो टू एंड फ्रो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब करंट एक डायरेक्शन फॉलो कर रहा है तो वाइब्रेशन भी एक जगह है, क्योंकि फोर्स एक जगह अप्लाई हो रही है। और जैसे डायरेक्शन चेंज होगी करंट की तो वाइब्रेशन की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी और वो चला जाएगा बैकवर्ड। तो ये टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ आपके पास मोशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो इस वजह से आपके पास कॉइल जो है वो वाइब्रेट कर रही है। तो आपके पास ये मैग्नेटाइज हो गया है और when the direction सर ये पेपर कंटिन्यू हो रहा है ना? हम्म उसी का पार्ट बी कर रहे हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वो सारे क्वेश्चन है। तो जैसे आप इसे रिवर्स करोगे तो आपके पास जो फोर्स की डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, तो सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, बस आपने उसको लिंक करना होता है आपके एक्सपेरिमेंट के साथ जो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। उसके बाद अब वाइब्रेटिंग कोन प्रोड्यूसेस साउंड इन द सराउंडिंग एयर, अब क्योंकि साउंड की बात हो रही है तो अब वो शायद साउंड से रिलेटेड भी कुछ पूछ ले। तो एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हाउ द कोन प्रोड्यूसेस अ साउंड वेव दैट ट्रेवल्स थ्रू इन द एयर। अच्छा, उसने पहली बात तो खुद बताई है कि यहाँ पर आपके पास जो है वो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें आपने बताना है कि वो एयर में ट्रैवल कैसे करेगा। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, सबसे पहली चीज साउंड के बारे में जो बेसिक नॉलेज अभी तक है हमें, तो सबसे पहले हम उसकी बेसिक्स से स्टार्ट करें तो वो एक तो लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल की बेसिक्स क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल में आपके पास कंप्रेशन होता है, रेयरफेक्शन होता है। ठीक है, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होगा आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास कोन वाइब्रेट करेगी तो उसके रिजल्ट में हमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस मिलेंगे। वाइब्रेटिंग कोन प्रोड्यूस वाइब्रेशन, सॉरी, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ठीक है, क्योंकि एयर में वो ट्रैवल कर रहा है तो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ आप उसकी जो भी कोलिजन होगा उसकी वजह से एयर में आपके पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होगा। ठीक है, और जो आपके पास वेव है वो क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है, इसका मतलब ये है सो द वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब क्योंकि कंप्रेशन रेयरफेक्शन हो रहा है तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है, सो द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन एयर। सर इसमें हम वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिख सकते जिसमें मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है फिर एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और फिर ऐसे साउंड प्रोड्यूस होता है।
हाँ लिख सकते हो स्टार्टिंग में। वो हमने बस शॉर्ट कंप्रेशन रेयरफेक्शन में कवर कर दिया, इसलिए मैंने सिर्फ कंप्रेशन रेयरफेक्शन की टर्म्स लिख दी। आप चाहो तो एक रेफरेंस लाइन वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कंप्रेशन रेयरफेक्शन लाजमी मेंशन करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक आखिरी बात कि वो आपके पास मीडियम पे डिपेंड करता है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन अ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। ये तो बहुत सिंपल है। लॉन्गिट्यूडनल में आपने अभी कंप्रेशन रेयरफेक्शन ये सारी चीजें बताई है, तो ये आप एक बार फिर से भी लिख सकते हो। वरना आप इसकी वाइब्रेशन के बारे में बता सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल में जो वाइब्रेशन है वो पैरेलल होती है प्रोपगेशन के, और ट्रांसवर्स में जो है वो परपेंडिकुलर होती है। सर मीडियम की हम बात कर सकते हैं, मीडियम और रिक्वायर्ड मीडियम, होता है हाँ और मीडियम का आप लॉन्ग में। कंसेप्ट दे दो कि यहाँ पर हमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और ट्रांसवर्स में हमें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो यहाँ पर हमें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। और दूसरा ये कि इसमें जो प्रोपगेशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है वाइब्रेशन के, जो भी एसी की वेव्स बनी हुई थी उस तरह से। और उसके बाद है कि यूज फिगर 8.2, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द कोन रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इन 1 सेकेंड। अच्छा, अब इसने ग्राफ का क्वेश्चन पूछा इतनी देर बाद। ग्राफ इसने कहाँ पहले दिया था हमें, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के साथ। अच्छा, अब इसमें आप ग्राफ से अगर हम देखें तो नीचे टाइम है और ईएमएफ है, तो टाइम के अकॉर्डिंग एक वेव कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो टाइम पीरियड है, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वो है 0.005 सेकेंड। और इसकी अगर आप फ्रिक्वेंसी निकालो तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी? फ्रिक्वेंसी भी आ गई इसकी 200 हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 200 है और 0.005 टाइम पीरियड है। पूछा क्या था उसने? नंबर ऑफ टाइम की कितनी बार उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। अच्छा, ये बताना है। ठीक है, तो हमने इसका जो है वो टाइम पीरियड वहां से सेलेक्ट कर लिया, 0.005 सेकेंड्स। और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की 1/T, तो वो हमारे पास आ गई 200 हर्ट्ज। अच्छा, 200 हर्ट्ज का मतलब ये है कि आपके पास 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है? 200। ठीक है। अच्छा, 1 सेकंड में आपके पास 200 वाइब्रेशन हो रही है। अब आप बात करो सिर्फ एक वाइब्रेशन की पहले। जब एक वाइब्रेशन होगी तो एक वाइब्रेशन में आपके पास कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगी? सबसे पहला क्वेश्चन। बताओ, एक अगर एक वाइब्रेशन होती है तो आपके पास डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगी? देखो ना, एक सिंपल सी वेव बनाओ आप। तो डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई? पहले अपवर्ड थी, फिर डाउनवर्ड 2 बार चेंज हुई। तो एक वाइब्रेशन में आपके पास 2 टाइम्स जो है वो चेंज आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हम बात कर रहे हैं 200 वाइब्रेशंस की। तो एक वाइब्रेशन में 2 टाइम्स चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है टोटल जो आपके पास चेंज आएगा, हम इस 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। एक वाइब्रेशन में 2 चेंज, तो 200 वाइब्रेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 400 टाइम्स पर सेकेंड, 1 सेकेंड में आपके पास 400 बार जो है वो डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है कोई टू एंड फ्रो। अब टू एंड फ्रो ऑसिलेट करने का मतलब ये कि 1 सेकंड में हम, या एक ऑसिलेशन में हम 2 बार डायरेक्शन चेंज करेंगे, पहले फॉरवर्ड गए फिर बैकवर्ड आए। अब हम 1 मिनट में कितनी वाइब्रेशन करते हैं, तो उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। ठीक है, 2 इसलिए क्योंकि 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है ये 2 से मल्टीप्लाई करना, ये जर्नली बस एक कॉन्सेप्ट है आपके पास। एसी को देखकर हमने सॉल्व किया है।
उसके बाद उसने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि टाइम पीरियड, तो हमने फ्रीक्वेंसी वगैरह तो खुद निकाल ली। अब स्पीड उसने आपको दे दी है, वेवलेंथ अब आपने फाइंड आउट करना है। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है, आप फॉर्मूला यूज कर लोगे, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। और स्पीड आपके पास गिवन है, वेवलेंथ फाइंड करना है, v ओवर f कर लोगे आप, लैम्डा का आंसर आ जाएगा। अभी पार्ट सी भी है, इसमें पार्ट सी में स्टूडेंट एडजस्ट द जनरेटर सो दैट द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द आउटपुट इज नाउ 3 वोल्ट। Everything else stays the same as the output shown on the graph is 8.2। अच्छा, उसने आउटपुट आपके पास इंक्रीज कर दिया, बाकी वो चीजें कह रहे हैं कि सेम है आपके पास। अब वो आपसे पूछ रहे हैं एक्सप्लेन एनी इफेक्ट ऑन द लाउडनेस ऑफ द साउंड। तो आपके पास लाउडनेस में क्या चेंज आएगा? अच्छा, लाउडनेस के फैक्टर्स आपको याद होंगे। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। और अच्छा, आप देखो इसमें जो ग्राफ दिया था, ग्राफ में आपके पास वाई एक्सिस पर जो वैल्यू थी वो वोल्टेज को शो कर रही है, ठीक है। तो अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है, ठीक है, तो आपके पास चेंज आएगा। और उसने हमें वोल्टेज कितना बोला है, बल्कि उसने शायद कम किया है, उसने 3 लिखा था, 3 कर दिया। और पहले कितना था हमारा? पहले 3 से ज्यादा ही था, ठीक है। 3 यहाँ मिड में आएगा, तो 3 से पहले ग्रेटर था, अब उसने 3 कर दिया। इसका मतलब है हमारा जो है वो एम्पलीट्यूड बढ़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है। तो जब आपके पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है तो लाउडनेस भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस के। तो लाउडनेस आपके पास जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, लाउडनेस डिक्रीज। और उसका रीजन ये है कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव और उसके बाद ये कि एक्सप्लेन एनी इफेक्ट ऑन द पिच ऑफ द साउंड। अब उन्होंने कहा है कि सिर्फ वोल्टेज में चेंज आया था और किसी में चेंज नहीं आया, तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर हम नंबर ऑफ वेव्स में भी चेंज लाते तो आपके पास पिच में चेंज आता, लेकिन आपके पास इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर नो चेंज लिखोगे आप, ठीक है। ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट कंप्लीट। वेव्स भी इसके साथ मिक्स की, ज्यादा पार्ट बल्कि इसने वेव्स को ही कवर किया इस क्वेश्चन में, इलेक्ट्रोमैग्नेट कम किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपके पास जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस है। और सबसे पहले आपने जो मिडिल वाला बॉक्स है उसको कंप्लीट करना है डायग्राम में। इसके अच्छा सर डायग्राम ये थर्मल रिलेटेड है ना? कौन सा? ये अभी 9 क्वेश्चन। जी। हाँ, ये आपके पास थर्मल थर्मल से रिलेटेड, इसमें कुछ पार्ट अभी स्किप हो। जी। हाँ, तो वो मैं बात बताता हूँ आपको, इसमें से कौन से पार्ट स्किप करने हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें थर्मामीटर आ रहा है, थर्मामीटर नहीं है इंक्लूड। तो लिक्विड में आपको पता है कि गैस का जितना डिस्टेंस है उससे थोड़ा सा कम डिस्टेंस दिखाना है हमने, ठीक है। तो हम थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स को क्लोज क्लोज बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा गैप भी शो करना है, क्योंकि सॉलिड में गैप नहीं होता, लिक्विड में थोड़ा गैप होगा, लेकिन गैस के कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है। तो वो आपको ये डायग्राम बनाने के 2 मार्क्स दे रहा है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज इजियर टू कंप्रेस अ गैस देन टू कंप्रेस अ सॉलिड।
गैस को कंप्रेस करना इजी क्यों है एज कम्पेयर टू सॉलिड? अब ऊपर ग्राफ डायग्राम देखकर ही आप बता सकते हो, तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि गैस में। सर फ्री मूविंग मॉलिक्यूल्स। हाँ, क्योंकि गैस में आपके पास इतना सारा स्पेस है तो इनको कंप्रेस करना इजी है। सॉलिड में पहले वो सारे टाइटली पैक हैं तो आप उसको और कितना कंप्रेस करोगे। तो अब आप इसमें यही कॉन्सेप्ट लिखोगे, आपके पास जो है वो स्पेस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, कि जो गैप होगा गैस मॉलिक्यूल्स में, वो यहाँ पर हम लिखेंगे कि तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर है, इसका मतलब है बीच में काफी एम्प्टी गैप्स हैं आपके पास। ठीक है, तो आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस होगा। तो मॉलिक्यूल्स को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो। और सॉलिड में आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। सॉलिड आपके पास टाइटली पैक होते हैं तो कोई स्पेस नहीं होता, तो हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते। तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। अच्छा, अब उसके बाद ये जो थर्मामीटर वाला पार्ट है ना, ये सारे छोड़ देना थर्मामीटर वाले, क्योंकि ये स्किप हो चुका है हमारे उसमें। तो ये छोड़ दो आप, ये भी छोड़ दोगे, ये इंक्लूड नहीं है। आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट, ये सब थर्मामीटर का है। तो ये हमारे पास हो गया स्किप। इसको स्किप करने के बाद अब फाइनल आ गया हमारे पास रेडियो एक्टिव वाला क्वेश्चन। अच्छा, रेडियो एक्टिव में ये क्या था, आइसोटोप ईथरियम 90 इज रेडियो एक्टिव। इट इज अ बीटा पार्टिकल एमिटर that decays to produce to product Q। प्रोडक्ट Q is stable। अच्छा, ये डिके हो रहा है और डिके होने के बाद ये आपके पास बना रहा है प्रोडक्ट Q। ठीक है, और प्रोडक्ट Q बनाने का मतलब ये हुआ कि वो आपके पास स्टेबल है, इसका मतलब उसमें आपके पास रेडियो एक्टिविटी नहीं हो रही। तो ये एक बार डिके होने के बाद ये एक स्टेबल बना रहा है। अब उसके आगे आपके पास क्वेश्चन क्या है कि स्टेट वन फीचर दैट इज कॉमन टू ऑल आइसोटोप्स ऑफ ईथरियम। एक ऐसा फीचर बताओ जो आपके पास सब में सेम होगा, सारे आइसोटोप्स में, चाहे आप कोई सा भी आइसोटोप ले लो, सब में आपके पास प्रोटॉन सर। प्रोटॉन नंबर सेम होंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रोटॉन नंबर सेम होगा, ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और दूसरा पार्ट देखो। सर इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। लिख सकते हो, लेकिन प्रोटॉन का रेफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम प्रोटॉन के रेफरेंस से और वह न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चार्ज का वो आ जाता है ना, प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता। इसलिए प्रोटॉन लाजमी लिखना है, इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है लिख सकते हो, लेकिन प्रोटॉन कंपलसरी है। प्रोटॉन लिखना होगा आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास इक्वेशन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही बनता है। हम ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखते हैं, फिर नीचे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का कहीं भी कोई रेफरेंस नहीं होता, बस उसमें ये होता है कि वो प्रोटॉन के इक्वल ही होते हैं। और उसके बाद ये बताना है डिस्क्राइब हाउ अ न्यूट्रल एटम ऑफ क्यू डिफर्स फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम ऑफ ईथरियम।
अगर आपके पास दोनों न्यूट्रल हो, ठीक है, यानी क्यू की भी हम बात करें और ईथरियम की भी, क्यू जो एक स्टेबल आपके पास प्रोडक्ट बन रही है वो, और ईथरियम जो है वो आपके पास रेडियो एक्टिव था, और उसमें से एमिट किया हुआ है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल एमिट होने का मतलब आपको पता है कि इसकी जो प्रोडक्ट होगी, इस प्रोडक्ट को हम, इसका जो नंबर होगा एटॉमिक वो 40 हो जाएगा, और प्रोटॉन नंबर इसका जो है, सॉरी, न्यूक्लियॉन नंबर सेम रहेगा, प्लस इसमें एक बीटा एमिट हुआ -1, ये बना है इससे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इनको हमने कंपेयर करना है। अब क्यू में अगर आप देखो, तो क्यू में हमारे पास 40 प्रोटॉन है, ठीक है। तो क्यू में हमारे पास 40 प्रोटॉन है और 50 जो है वो न्यूट्रॉन्स है। और वाई की अगर हम बात करें, तो वाई में हमारे पास कितने प्रोटॉन है, 39 प्रोटॉन, और बाकी जो रिमेनिंग आपके पास पार्ट बचेगा 51, 51 आपके पास जो है वो न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो सिंपल आपने ये बताना है इसमें कि जो न्यूट्रल एटम आपके पास क्यू का होगा, इन न्यूट्रल एटम ऑफ क्यू there are 40 protons, 50 neutrons, हाँ इसमें चाहो तो आप इलेक्ट्रॉन बता दो, इसमें कोई मसला नहीं है, एंड 40 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से आपने वाई वाले के बारे में भी बताना है कि जो आपके पास ये ईथरियम है, इसमें हमारे पास 39 प्रोटॉन्स प्लस 51 न्यूट्रॉन्स। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ तक कंप्लीट, इसमें डिफरेंस बताने का। नेक्स्ट अब आपके पास वो हाफ लाइफ से रिलेटेड कुछ पूछेगा। A sample of yttrium is placed in close to radiation detector in a laboratory. There are no other radioactive sample in the laboratory. A counter records the count rate. इसका मतलब उस ये है कि उसने ये जो लिखा है कि अदर रेडियो एक्टिव सैंपल के बैकग्राउंड रेडिएशन का वो आपको हिंट देना चाह रहे हैं यहाँ पर। खैर ग्राफ दिया, अभी क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग फिगर 10.1 डिटरमाइन द एवरेज बैकग्राउंड काउंट रेट। अब आपने जो है वो इसमें बैकग्राउंड रेडिएशंस बतानी है कि कितनी होंगी। ग्राफ एक बार देखो और चेक करो कि कितनी हो सकती है बैकग्राउंड रेडिएशंस। अच्छा देखो, अब इसको कैलकुलेट करने का आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप देखो यहाँ से उसने स्टार्ट किया, यहाँ से वो कंटिन्यूअसली डिके हो रहा है, और डिके होने के बाद वो आपके पास आ गया इस स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन ऑलमोस्ट यहाँ से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चलती हुई आ रही है इस पॉइंट तक, ठीक है। आपने क्या करना होता है, सिंपल आप इस पॉइंट को जो है वो ग्राफ पे मार्क कर लो कि ये कितना है। तो ये देखो, ये लाइन इसके साथ टच होते हुए जा रही है इस पॉइंट पर। तो
तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 0 से 10 है तो ये 18 होगी, 2 का डिवीजन होगा एक। तो ये जो 18 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, आपने सिंपल क्या करना होता है, बैकग्राउंड रेडिएशन जब वो इस तरह के केस में फाइंड आउट करने को कहेगा, ठीक है, क्योंकि जब वो डिके हो रहा था तो वो डिके हुआ, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने का मतलब है वो 18 पे आके कांस्टेंट हुआ है। तो अब क्योंकि वो डिके हो रहा था, डिके होने की वजह से अब जो रेडिएशन एमिट हो गई आपके पास सराउंडिंग में, तो वो बैकग्राउंड रेडिएशन अब आपके पास काउंट रेट में दिखाता रहेगा वो, क्योंकि वो रेडिएशन आपकी सराउंडिंग में हाफ लाइफ के बाद कुछ टाइम तक, जब उसकी पूरा कंप्लीटली जब तक डिके नहीं होता, वो जीरो नहीं होता, वो रहेगी आपके पास। तो वो जो स्ट्रेट लाइन होगी उसके रेफरेंस से आप चेक कर सकते हो कि एवरेज आपके पास बैकग्राउंड रेडिएशन कितनी होगी, क्योंकि हम रफली बता रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता रहे। हमने ग्राफ को चेक किया, हाँ 18 लाइन स्ट्रेट जा रही थी, तो यहाँ पर हम जो है वो 18 काउंट रेट जो है वो एवरेज बैकग्राउंड रेडिएशन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर कभी दोबारा भी वो बैकग्राउंड रेडिएशन इस तरह ग्राफ से पूछे तो आपने ये लिखना है। नेक्स्ट पार्ट, suggest two different origins for the background count। आपके पास बैकग्राउंड काउंट के ओरिजिन्स लिखने, मतलब सोर्स बताने के कहाँ कहाँ से बैकग्राउंड रेडिएशन एमिट होती हैं। तो ये हमने उस दिन भी किया था, इसमें हमारे पास सन की जो रेज होती है, कॉस्मिक रेज, रॉक, बिल्डिंग, और जियोथर्मल, और ये सारी चीजें जो है वो इसमें इंक्लूड की हमारे पास। फर्दर अगर आप देखो इसमें क्वेश्चन 3 में ये पूछा है कि यूज फिगर 10.1 डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ E3M90, शो हाउ द आंसर इज ऑब्टेन। अब इसकी आपने हाफ लाइफ बतानी है। अब देखो हाफ लाइफ में कुछ भी आपने इतना वो नहीं करना होता, आपको सिंपल सा बताया कि आप सबसे पहले जो है ना वो उसको हाफ करके चेक कर लो कि वो हो कहाँ पे रहा है हाफ। हमने स्टार्ट किया था इसको, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पहले चेक करते हैं कितनी है। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर इसकी वैल्यू है 62, 4, 68, 70, 72, 74, 76। तो 76 इसकी यहाँ पर रीडिंग बन रही है। तो इसने 76 काउंट रेट से शुरू किया, अब 76 को हाफ करो कितना होगा। इसमें से पहले हम बैकग्राउंड रेडिएशन माइनस कर लेते हैं, ठीक है सब। 38। हाँ एक मिनट, पहले इसकी बैकग्राउंड रेडिएशन माइनस कर लेते हैं। तो आपके पास जो इनिशियल था वो, तो इनिशियल स्टार्ट कर रहे थे हम 76 से, ठीक है, काउंट्स पर सेकेंड। अब इसमें से हमने बैकग्राउंड रेडिएशन माइनस करनी है, क्योंकि अब क्वेश्चन में आ गई है तो माइनस करना जरूरी है, अगर नहीं होती तो कोई मसला नहीं था। तो इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे। तो माइनस होने के बाद आपके पास ये कितना रह जाएगा, 58। 58। और अब 58 को आप हाफ कर लो। अब इसकी जो हाफ लाइफ होगी वो हमने चेक करनी है, इसका मतलब ये कि हम इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। 29। 29 काउंट्स पर सेकंड देखना है हमारे पास कहाँ पर जो है वो लाई कर रहा है ग्राफ में। तो 22, 24, 26, 28, और इसके बीच में होगा यहाँ पर 29। तो ये आके टच कर रहा है कुछ इस पॉइंट पर। तो इसको आप एक्सटेंड कर लो यहाँ पे, और इसका आप टाइम नोट कर लो कितना है। तो 110, 20, 30, 40, 50, 150 आवर्स का जो है वो उसका हाफ लाइफ है, ठीक है। तो 150 आवर्स का हमारा हाफ लाइफ हो गया यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने पूछा है मैनी ऑफ द पॉइंट्स
प्लॉटेड इन 10.1 डू नॉट लाई ऑन द बेस्ट फिट लाइन, एक्सप्लेन व्हाई। ये भी कहीं किसी एयर में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें हमने ये लिखा था कि हमने जब डेफिनेशन लिखते हैं हम रेडियो एक्टिविटी की, तो हम उसमें ये मेंशन करते हैं कि आपके पास जो है वो रैंडम होता है ये प्रोसेस। तो रैंडम होने की वजह से आपके पास जो है वो ये लाइंस इस तरह से स्कैटर्ड हो जाती है, थोड़ी बहुत पॉइंट्स जो कि आपके पास बेस्ट फिट पे नहीं आ पाते। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपके पास क्योंकि रैंडम होता है, तो रैंडम होने की वजह से आपके पास ये पॉइंट्स जो है वो स्कैटर हो जाते हैं। तो आप रैंडम वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देना कि रेडिएशन इज अ रैंडम प्रोसेस, तो इसकी वजह से हम इसकी एग्जैक्ट पॉइंट्स प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, कुछ आपके पास बेस्ट फिट पे नहीं मिलते आपको। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट है कि a beam of beta particles traveling in a vacuum enters the region between two parallel metal plates. One plate is negatively charged and the other is positively charged. Figure 10.2 shows the arrangement. और इसमें आपके पास जो अरेंजमेंट शो की हुई है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स आपके पास हैं, और बीटा जो है वो वहां से मूव कर रहा है, और बीटा नेगेटिव पार्टिकल है। तो इसका मतलब है जब वो वहां से मूव करेगा तो आपने करना ही है ऑन फिगर 10.2 ड्रॉ द पार्ट टेकन बाय द बीटा पार्टिकल एज दे ट्रेवल बिटवीन टू प्लेट्स। अब जब वो दो प्लेट्स के बीच में से ट्रेवल कर रहा है तो उसका पाथ क्या होगा ये आपने आइडेंटिफाई करना है, सिंपल है। किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएं या नेगेटिव की तरफ, या स्ट्रेट ले जाएं। सर बीटा तो आई थिंक पॉजिटिव की तरफ होता है ना ट्रैक। हाँ, क्योंकि वो खुद नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी डिफ्लेक्शन आपने शो करनी है। ये आपके पास इसका लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर।